नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। यह है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो और इस लाइव शो में हम चर्चा करने जा रहे हैं, एक राजनीतिक चर्चा। बात करेंगे आज राहुल गांधी की। और आप जैसा देख पा रहे हैं कि हमारे नियमित गेस्ट, नियमित मेहमान जो कि बहुत दिन से अनियमित हो गए थे, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार साहब भी आ गए हैं, कांग्रेस के सिंपैथाइजर हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। एक आपको लंबा अंतराल आपका रहा और काफी कैपिटल हेडलाइंस के जो देखने वाले हैं, और आपको जानकर खुशी होगी कि हर दिन उनकी संख्या बढ़ रही है और उसमें कई आपके चाहने वाले भी हैं, आपको देखना और सुनना चाहते हैं। और बहुत दिनों से आप लापता थे, लेकिन आज सही मौके पर सही मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ आ गए हैं। और हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं। अध्यक्ष तो नहीं है वो, क्योंकि उन्होंने लोकसभा चुनाव में जब 2019 में हार मिली थी, उसके बाद अध्यक्ष पद छोड़ दिया था। पार्टी अध्यक्ष उसके पहले वो थे। 2019 का लोकसभा चुनाव उनके नेतृत्व में ही लड़ा गया था और बहुत उनको मान मनोवल की गई, कोशिश की गई कि वो अध्यक्ष बने रहे, लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं हुए। बाद में उनकी मां सोनिया गांधी एक लंबे समय के लिए कार्यकारी अध्यक्ष बनी और फिर चुनाव हुआ, जिसमें एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे थे, दूसरी तरफ शशि थरूर थे, और राहुल गांधी और गांधी परिवार पूरा, जिसमें सोनिया गांधी भी हैं, प्रियंका गांधी भी हैं, उनका समर्थन माना जाता है कि खड़गे साहब के साथ थे। और खड़गे साहब वो चुनाव आराम से जीत गए। जीतने के बाद ये लोकसभा चुनाव हुआ 2024 का। उससे पहले खड़गे साहब के नेतृत्व में कुछ विधानसभा चुनाव कांग्रेस लड़ी और उम्मीद थी कि कुछ बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस करेगी। कुछ जगह अच्छा प्रदर्शन रहा, जैसे कर्नाटक और हिमाचल में जीत मिली, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी थे जैसे कि राजस्थान और छत्तीसगढ़, जहां एक उम्मीद जगाई गई थी, लेकिन वो हाथ से कांग्रेस के निकल गए। और एक राज्य जहां मध्य प्रदेश, कमलनाथ के नेतृत्व में बड़ी उम्मीदें जगाई गई थी कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी करेगी, क्योंकि कमलनाथ के नेतृत्व में 2018 में एक बार कांग्रेस पार्टी वहां जीत चुकी थी। हालांकि वो सरकार ज्यादा लंबे समय तक नहीं रुकी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर चले गए थे। उनके वफादार जितने भी एमएलए थे वो भी उनके साथ चले गए और कमलनाथ की सरकार गिर गई। इस बार भी जो 2022 में चुनाव हुए, बड़ी उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीतेगी, पर कांग्रेस नहीं जीत पाई। उसके ठीक पहले अगर आपको याद होगा, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले थे। उसी दौरान वो वक्त था जब कर्नाटक में और हिमाचल में कांग्रेस को जीत मिली। और राहुल गांधी की एक तस्वीर भी बड़ी वायरल हुई थी, जब वो कर्नाटक से गुजर रहे थे, तब बारिश के बीच उन्होंने भाषण दिया था और जम्मू कश्मीर तक वो पैदल चलते हुए गए। और कहने वालों का ये कहना था, बहुत सारे राजनीतिक जिन लोगों ने आकलन किया, उनका ये कहना था कि इस यात्रा के बाद राहुल गांधी एक परिपक्व राजनेता के तौर पर सामने आए हैं। मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले, लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस का 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा था। एक बार उन्हें 44 सीटें मिली थी, दूसरी बार 52 सीटें मिली। 2014 में 44 और 2019 में 52 सीटें मिली। लेकिन इस बार 2024 में कांग्रेस 3 अंकों के मैजिकल फिगर तक, यानी 100 सीटें नहीं हासिल कर पाई। 99, जैसे आज ऋषभ पंत 99 पर, कांग्रेस पार्टी भी 99 पर आउट हो गई। लेकिन जो उन्होंने अपनी सीट की संख्या लगभग दोगुनी कर दी और भारतीय जनता पार्टी की सीटें 303 से घटकर 240 पर आ गई, तो बहुत से लोगों ने इसे राहुल गांधी का व्यक्तिगत करिश्मे से जोड़कर देखा। और जब चुनाव नतीजे आए, उसके बाद एक कोशिश ये हुई एक वर्ग की तरफ से, जो राहुल गांधी की इमेज को बताने में लग गई कि उनकी लोकप्रियता देश भर में बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में तो एक सर्वे कराया गया। पिछली बार 2019 में अमेठी सीट, जो पारंपरिक सीट मानी जाती है गांधी परिवार की, वहां से भी राहुल गांधी हार गए थे, आपको याद होगा। लेकिन इस बार वो रायबरेली से लड़े, जो उनकी मां की सीट हुआ करती थी 2019 तक, और रायबरेली से उन्होंने चुनाव जीता। और 2024 के चुनाव नतीजे लोकसभा के आने के बाद एक सर्वे उत्तर प्रदेश में कराया गया, एक जिम्मेदार चैनल ने और एक एजेंसी ने मिलकर कराया, और ये दावा किया कि राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी वो आगे निकल गई है। इस दावे के आंकड़ों पर कई लोगों ने सवाल भी उठाए, लेकिन
वो एक आंकड़े थे। इसी तरह की लोकप्रियता अलग अलग समय में अलग अलग नेताओं की जांची परखी गई है, और वो एक क्रेडिबल एजेंसी कई लोगों को लगती थी कि वो क्रेडिबल एजेंसी है। इसके बाद हरियाणा के विधानसभा चुनाव आए। एक लहर थी, राहुल गांधी का ब्रांड लगातार बढ़ रहा था मीडिया में, सोशल मीडिया, खासतौर पर यूट्यूब पर काम करने वाले उनकी बड़ी चर्चा कर रहे थे। उनकी पार्टी तो उनके पीछे एकजुट होकर खड़ी हो गई थी, और एक हवा, एक जो अंडर करंट बताया जा रहा था कि हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि बीजेपी 10 साल से सत्ता में थी, बहुत हवा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, जिसे एंटी इनकम्बेंसी कहा जाता है। किसान, जवान और पहलवान तीनों भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बताए जा रहे थे, कांग्रेस के हक में बताए जा रहे थे। उसी समय चुनाव हो रहे थे जम्मू कश्मीर में, जहां 370 को बड़ा मुद्दा बनाया था इंडिया अलायंस ने, और कांग्रेस ने चुनाव पूर्व गठबंधन किया था वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। दोनों जगह बड़ी उम्मीदें थी कांग्रेस पार्टी को। हरियाणा के नतीजे सबको पता है क्या हुआ। 37 सीटों पर कांग्रेस पार्टी रुक गई। और जब चुनाव नतीजे आए तो सबसे ज्यादा आलोचना किसी और की नहीं हुई, राहुल गांधी की हुई। इतनी आलोचना हुई, उनका जो जलेबी वाला बयान था, आपको याद ही होगा, उस जलेबी वाले बयान की बड़ी चर्चा हुई। कई बार चुनाव की रैलियों में इस तरह के बयान नेताओं के मुंह से निकल जाते हैं, लेकिन जब आपके पत्ते सही नहीं पड़ते तो आपको इन बयानों की बाद में बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, जो राहुल गांधी के साथ हुआ। भूमिका थोड़ी लंबी हो रही है, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ हैं, इनकी बात को भी समझेंगे, लेकिन मुद्दे को समझ लेना जरूरी है, इसलिए ये बात बताना भी आपको जरूरी है। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ आप याद कीजिए। हरियाणा में तो सत्ता हाथ से फिसल गई कांग्रेस के। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का गठबंधन था नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, जिसने घाटी में जबरदस्त जीत हासिल की, 42 सीटें हासिल की। वहीं कांग्रेस जो 39 सीटों पर चुनाव लड़ती है, उसके हाथ सिर्फ 6 सीटें लगी। और उसके बाद जब सरकार बनी तो कांग्रेस आज की तारीख में बाहर से समर्थन दे रही है। ब्रांड राहुल पर, कांग्रेस पर तो जो असर हुआ वो हुआ ही, ब्रांड राहुल पर इतना असर हुआ कि तमाम जो उनके विरोधी थे वो उनको घेरने लगे। और चर्चा ये भी हो गई, और भारतीय जनता पार्टी की एक जिम्मेदार नेता, एक सांसद ने, जिनका बयान मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये दावा भी किया कि कई लोग बात कर रहे हैं, विपक्षी दल बात कर रहे हैं खासतौर पर, कि राहुल गांधी जो लोकसभा में नेता विपक्ष हैं, कांग्रेस को 10 साल की मशक्कत के बाद ये पद मिला है, क्योंकि 10 साल उनके पास ऐसे नंबर नहीं थे कि वो लोकसभा में नेता विपक्ष का पद भी हासिल कर सके। तो अब चर्चा यह है, बकौल बीजेपी सांसद के मुताबिक, कि राहुल गांधी की जगह रोटेशनल ये पद बना दिया जाए और राहुल गांधी नेता विपक्ष न रहें। मैं बयान आपको सुनाता हूं, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के एक बयान को लेकर नई बहस छिड़ गई है। बांसुरी स्वराज ने दावा किया है कि उन्होंने सुना है कि विपक्षी दल चाहते हैं कि लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद रोटेशनल हो। अभी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस पद पर है। ये मैंने भी सुना है कि ऐसी बात चल रही है कि नेता प्रतिपक्ष के पद को रोटेशनल करने की बात आ रही है, पर विनम्रता से कहूंगी कि यह विपक्ष का अंदरूनी मामला है। हाँ, इतना जरूर है कि विपक्ष के दलों में ऐसे कई नेता हैं जो नेता प्रतिपक्ष का कार्यभार संभालने के लिए काफी सक्षम हैं, लेकिन अगर इंडिया अलायंस को ये लगता है कि माननीय राहुल गांधी जी पूरी कर्तव्य निष्ठा से अपना ये पदभार नहीं संभाल पा रहे हैं, तो ये निर्णय उन्हें लेना। हालांकि मीडिया रिपोर्टों में लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य के हवाले से बताया गया है कि सदन में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के सांसद को ही विपक्ष का नेता नियुक्त किया जा सकता है। तो जो आचार्य साहब बता रहे हैं ये बड़ा क्लियर है कि क्या किसी और को बनाया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी चाहे तो अपनी पार्टी के अंदर से किसी नेता को, किसी सांसद को बना सकती है, लेकिन किसी और विपक्षी पार्टी को नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी के पास है, और उसके पास ही हक है कि वो जिस नेता को चाहे वो नेता विपक्ष का दर्जा उसको मिलेगा, संवैधानिक पोस्ट है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि चर्चा इसलिए इस तरह की चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी सीधा प्रहार कर सके। और हमने लगातार देखा, जब लोकसभा में राहुल गांधी ने अपनी पहली स्पीच दी थी, उसके बाद 6 मंत्री, प्रधानमंत्री समेत, खड़े हुए थे और उन्होंने राहुल गांधी को नॉन सीरियस
साबित करने का एक प्रयास किया था। कुछ बयान उनके ऐसे थे जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आपत्ति थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके उस पहले भाषण के दौरान कहा कि लोकतंत्र और संविधान ने सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में जैसा अभी आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर का ये बयान है और अभी बांसुरी स्वराज जी का बयान जो हमने आपको सुनाया, तो बहुत से लोग मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर या प्रयास करते हैं इस तरह की इमेज राहुल गांधी की बनाने की कि वो गंभीरता से चीजों को नहीं लेते हैं। राजनीति में 2004 से हैं, आज की तारीख में लोकसभा में नेता विपक्ष हैं, लेकिन उनके अंदर वो मैच्योरिटी, वो गंभीरता नहीं आई है। क्या सच है, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार से जानेंगे। एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये कांग्रेस के सिंपैथाइजर भी माने जाते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये अकेले बांसुरी स्वराज की बात नहीं है। वो 6 मंत्री जो लोकसभा में खड़े हुए थे राहुल गांधी के भाषण के दौरान, जिन्होंने टोका टाकी की, ये पहला मामला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर आप देखते होंगे कि कुछ खास नेता हैं लगातार राहुल गांधी को निशाने पर लेते हैं, और जो नेता जिन्हें ये भूमिका पता नहीं पार्टी देती है या वो खुद चूज कर लेते हैं, उसके बाद पार्टी में उनका कद भी तेजी से बढ़ता है। ये 2014 के बाद से लगातार देखा गया है। और ऐसे नेताओं में मैं आपको बता दूं, स्मृति ईरानी जी का नाम लिया जाता है, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थी अमेठी से, जिन्होंने राहुल गांधी को चुनाव हराया था। इस बार वो चुनाव नहीं जीत पाई, और लेकिन वो लगातार राहुल गांधी को लेकर मुखर रही हैं, उन पर लगातार सवाल उठाते रही हैं। राहुल गांधी से जुड़ा हुआ जब भी मुद्दा होता था कोई, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर स्मृति ईरानी को ही आगे करती थी। हिमंत बिस्वा शर्मा, अगर आपको याद हो कि पहले ये असम के मुख्यमंत्री हैं और पहले कांग्रेस में हुआ करते थे किसी जमाने में, और वो जो एक बयान इनका आया था कि जो राहुल गांधी बिस्किट अपने कुत्ते को खिला रहे थे, वो उन्होंने नेताओं को पेश किया था। वो बयान हिमंत बिस्वा शर्मा साहब की तरफ से ही आया था, और राहुल गांधी को निशाने पर लेने का कोई मौका नहीं चूकते हैं। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जब राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 कर रहे थे, असम से होकर गुजर रहे थे, पूर्वोत्तर राज्यों से गुजर रहे थे, तो असम से गुजरने के दौरान बहुत विवाद दोनों नेताओं के बीच में हुआ था। इनका नाम सब जानते हैं, लगातार ये भी चर्चा में रहते हैं। गिरिराज सिंह भारतीय जनता पार्टी के बिहार से आते हैं नेता, केंद्रीय मंत्री हैं, और वो आलू सोना वाला बयान जो राहुल गांधी के नाम के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग जोड़ते हैं, उसको चर्चा में लाने में गिरिराज सिंह का बड़ा रोल है। गिरिराज सिंह इस समय बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, और लगातार राहुल गांधी से जुड़े हर मुद्दे पर वो चर्चा करते हैं। जब राहुल गांधी अभी हाल में अमेरिका की यात्रा में थे, तो राहुल गांधी वहां जो कुछ बोल रहे थे, गिरिराज सिंह वो केंद्रीय मंत्री थे जो लगातार हर बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। हिमंत बिस्वा शर्मा भी हर बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। तो ये दोनों नेता राहुल गांधी को निशाने पर लेने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। अनुराग ठाकुर, इन्हें आप जानते हैं, सीनियर सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश से आते हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, और राहुल गांधी को ये भी निशाने पर लेते हैं। लोकसभा में जो एक इन्होंने जाति को लेकर राहुल गांधी की सवाल पूछा था, उसको लेकर बड़ा विवाद भी हुआ था, और लगातार राहुल गांधी इनके निशाने पर रहते हैं, चाहे ये पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर हो। निशिकांत दुबे, इनको भी सब जानते हैं, झारखंड से सांसद हैं, गोड्डा से आते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं उनका बड़ा करीबी इनको माना जाता है, और इनके निशाने पर भी राहुल गांधी लगातार बने रहते हैं। कंगना रनौत, जो हिमाचल से ही सांसद चुनी गई है, चर्चित फिल्म अभिनेत्री हैं, इमरजेंसी नाम की उनकी एक फिल्म है जिसे सेंसर बोर्ड में जो अटकी हुई थी, अब जानकारी मिल रही है कि वो क्लियर हो गई है। हरियाणा में जो चुनाव था, बताया ये भी जाता है कि शायद इसलिए उस फिल्म को रोका गया, उसमें इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई है। इंदिरा गांधी आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी की दादी थी, वो भी राहुल गांधी पर लगातार निशाना साधती रही हैं। अमित मालवीय, जो भारतीय जनता पार्टी आईटी विभाग के प्रभारी हैं, पश्चिम बंगाल के सह प्रभारी हैं, वो भी ऐसा कोई मौका नहीं गंवाते जब राहुल गांधी को वो निशाने पर न लें। डॉक्टर साहब से बस मैं बात करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हरियाणा में हार क्या राहुल गांधी की हार थी अकेले, या कुछ और कारण भी जिम्मेदार थे? तो मैं आपको बता देता हूं कि हरियाणा में दरअसल राहुल गांधी कांग्रेस से चाहते क्या थे। राहुल गांधी चाहते थे कांग्रेस से काफी कुछ,
और सबसे बड़े नेता हैं, इनकी बात सुनी जानी चाहिए या उम्मीद की जाती है कि इनकी बात सुनी जाती है और इनके हिसाब से ही फैसले लिए जाते हैं। लेकिन ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो। ये बात राहुल गांधी ने उठाई और चुनाव नतीजों के बाद ये साबित हुआ कि अगर आम आदमी पार्टी से गठबंधन होता तो शायद हरियाणा में जो नतीजे आए उनकी तस्वीर अलग होती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो वोट परसेंटेज है उसमें मामूली फर्क है। 0.08 या 0.8% का फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। लगभग लगभग बराबर ही दोनों पार्टियों को वोट मिले हैं और 5 सीटें ऐसी रही हैं जहां बहुत कम अंतर से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी ने एक सीट तो 32 वोटों से हारी है, जहां पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने हजारों वोट हासिल किए। तो इस तरह की 5 सीटें ऐसी हैं जो कि आम आदमी पार्टी साथ होती तो ये माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जीत सकती थी। दूसरा, राहुल गांधी चाहते थे कि भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा साथ में आए। अगर ऐसा होता तो दलित वोटर्स और जाट वोटर्स का एक कॉम्बिनेशन बनता और ये देखा गया कि दलित वोटर्स ने आखिर में, जब इन दोनों की नहीं बनी और कुमारी सैलजा ने खुलकर इंटरव्यू देने शुरू कर दिए, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, अपनी नाराजगी को जाहिर करना शुरू कर दिया, तो उसके बाद ये क्लियर हो गया, जब नतीजे आए उनसे भी क्लियर हो गया कि हरियाणा में दलित वोटर्स ने बड़ी संख्या में कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी को इसका सीधा फायदा मिला। इसीलिए वो चाहते थे कि दलित वोटों का बिखराव ना हो और इंडिया अलायंस एकजुट दिखाई दे। ये कोशिश थी राहुल गांधी की और समीक्षा हो रही है और समीक्षा के लिए जो बैठक बुलाई गई थी खड़गे साहब के घर पर, उसमें भी बताया जाता है कि राहुल गांधी बहुत नाराज हुए थे और उनका ये कहना था कि पार्टी के जो सीनियर नेता हैं, हुड्डा हो चाहे कुमारी सैलजा हो, उन्होंने निजी हित को तरजीह दी, पार्टी हित को पीछे छोड़ दिया। तो ये एक चीजें हुई। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी महाराष्ट्र और झारखंड में भरपाई कर पाएंगे जो उन्होंने हरियाणा खासतौर पर और जम्मू कश्मीर में गंवाया है। जम्मू कश्मीर में यह गंवाया है कि 39 सीटें चुनाव लड़ी उनकी पार्टी, जहां राहुल गांधी ने बताया कि हमारा खून का रिश्ता है, लेकिन उनकी पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई, केवल 6 सीटें जीत पाई। दूसरी तरफ हरियाणा में तो हाथ में मानी जा रही थी सरकार, वो हाथ से निकल गई। क्या महाराष्ट्र और झारखंड में कर पाएंगे? तो जानकारों का कहना है कि मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि जो महाराष्ट्र है वहां लोकसभा चुनाव में 13 सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी बनी है, लेकिन विधानसभा की सूरत अलग हो सकती है। पिछली बार चौथे नंबर की पार्टी 2019 में कांग्रेस महाराष्ट्र में थी, तब शिवसेना एक थी, एनसीपी एक थी, आज अलग अलग हो चुकी हैं। कांग्रेस जो महाविकास अघाड़ी है, जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, शरद पवार की एनसीपी है, वहां सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, लेकिन कई सीटों को लेकर विवाद है। अभी महाविकास अघाड़ी के बीच में उस तरह की सहमति नहीं बन पाई है, और सहमति बनी भी तो शरद पवार महाराष्ट्र के लिहाज से और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के लिहाज से राहुल गांधी से बड़े नेता हैं। झारखंड में भी कमोबेश यही स्थिति है। पिछली बार 16 सीटें हासिल की थी कांग्रेस पार्टी ने, 30 जेएमएम ने हासिल की थी, दोनों ने मिलकर सरकार बनाई। आज की तारीख में भी झारखंड में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस नहीं है। तो ये एक भूमिका है। हरियाणा में अगर कांग्रेस जीतती, राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि को बूस्ट मिलता, तो क्या वो भरपाई कर पाएंगे? डॉक्टर सत्येंद्र कुमार ने काफी देर से यहां हमारे साथ मौजूद हैं और काफी भूमिका उन्होंने मेरी पूरी सुनी। डॉक्टर साहब, ये भूमिका देना जरूरी था जिससे बात समझ में आए पूरी तरीके से। मैं आपसे समझना चाहता हूं, आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस और राहुल गांधी भरपाई कर पाएंगे महाराष्ट्र में, झारखंड में, या नहीं कर पाएंगे जो हरियाणा में गंवा दिया है कांग्रेस ने? देखिए वात्सल जी, पहले मैं जवाब देना चाहूंगा आपको। आपने कई एमपीज, मिनिस्टर और प्रधानमंत्री के हवाले से जो कहा, शुरुआती आपने कहा कि रोटेशनल होना चाहिए विपक्ष का नेता। ये लोग कर सकते हैं, सत्ता से इन्हें संतोष नहीं हो रहा है, इसलिए विपक्ष भी मैंने केवल बांसुरी स्वराज का बयान, हाँ, नहीं, आप, मुझे लग रहा है कि आप मेरी तरफ से कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा ये। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बांसुरी जी की बात कर रहा हूं, दूसरे एमपीज की बात कर रहा हूं। इन लोगों ने जो कहा, मुझे लगता है ये लोग चाहते हैं कि विपक्ष भी उन्हीं के अनुसार बने।
जैसे सरकार उनके अनुसार बनी, जिसको इच्छा हुआ उनको मंत्री उन्होंने रखा, वैसे ही चाहते हैं कि विपक्ष का लीडर भी उन्हीं के अनुसार बने। लेकिन ऐसा अभी जो भारत का संविधान जो कहता है उसके अनुसार संभव नहीं है, जो आपने पूर्व महासचिव के हवाले से इस चीज को रखा भी। लेकिन एक बात जरूर इन्हीं लोगों के बातों से यह स्पष्ट होता है कि विपक्ष के नेता की भूमिका बखूबी राहुल गांधी जी निभा रहे हैं, इसलिए इन सब लोगों को कष्ट है। अगर नहीं बखूबी निभाते तो ये कष्ट नहीं होता, आराम से इनको रहने देते। कहीं न कहीं इन्हें इनसे कष्ट होता है, ये सरकार को जरूर कहीं न कहीं घेरते हैं और मुसीबत में डालते हैं, इसलिए ये लोग चाहते हैं कि कोई और विपक्ष का नेता हो। तो ये तो स्पष्ट है कि इन्हीं लोगों के बयानों से कि बखूबी विपक्ष के नेता की भूमिका राहुल गांधी जी निभा रहे हैं। एक बात और है, हरियाणा की बात आप कर रहे थे। मैं जो समझ रहा हूं इस रिजल्ट के बाद, राहुल गांधी इस देश में मोदी जी के सामने सबसे ईमानदार नेता के रूप में और सबसे सशक्त नेता के रूप में खड़े हैं। और राहुल गांधी जी ने हरियाणा में ही नहीं, सभी जगह पर अपना जो था 100% दिया, 100% दिया। लेकिन एक व्यक्ति से सब कुछ नहीं होता है। मोदी जी एक करिश्माई व्यक्ति हैं, जिनके कारण पूरे देश में एक व्यक्ति के कारण हो रहा है, हार हो या जीत हो। लेकिन कांग्रेस लीडर के रूप में एक व्यक्ति के कारण सब कुछ नहीं हो रहा है, बहुत लोग उसमें भागीदार हैं। अब राहुल गांधी की आदत है अपने से सीनियर लीडर को इज्जत देना। तो हरियाणा में दो काफी सीनियर लीडर थे, एक माननीय हुड्डा साहब और दूसरे माननीय शैलजा जी, काफी पहले से मंत्री रही हुए, उम्रदराज हैं, तो बहुत कुछ रियलाइज किया, बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं किया। अब उन लोगों की भूमिका होनी चाहिए थी मिलजुल करके चलाने की, ताकि जो उम्मीद रहे हैं वह रिजल्ट आता। वैसे अगर गौर करेंगे आप तो राहुल गांधी जी के प्रयासों का प्रतिफल है कि कांग्रेस का वोट हरियाणा में 11% बढ़ा है और सीट भी 6 बढ़े हैं, घटे नहीं है। ताज्जुब तो तब होता है वात्सल जी, जब आम आदमी पार्टी का लीडर कहता है कि कांग्रेस ठीक से लड़ा नहीं। आम आदमी पार्टी 90 सीटों पर लड़ा और एक सीट पर भी नहीं जीता, और तब दूसरे किसी को नसीहत देता है। उसको खुद समझ में आनी चाहिए, पिछले चुनाव में भी 46 पर लड़ा था, एक भी नहीं जीता था। इस बार भी नहीं माना, 90 सीटों पर लड़ा और रिजल्ट क्या है, एक सीट नहीं जीता। कांग्रेस 6 सीट पहले से ज्यादा जीती है और 11% वोट भी ज्यादा मिला है। ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कड़ी मेहनत का प्रतिफल है और उनके चाहने वालों का कारण है, जो इतने संख्या में लोग बढ़े हैं। अब महाराष्ट्र की बात है या फिर झारखंड की बात है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और मैं उन विवादों में न जाऊंगा ईवीएम का या और सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो मामले होते हैं। लेकिन फिर भी राहुल गांधी के नेतृत्व का ये प्रतिफल है जो हरियाणा में बड़ा है। दूसरे लोग जो कहें, जो ठीकरा फोड़े, जिनको कुछ नहीं आया, वो जो बयान दे दें, कहते रहे कि 90 सीट पे लड़े, एक सीट नहीं जीते। और आप जो कहा आपने कि 5 सीटों पर इसलिए कांग्रेस हार गया कि आपका वोट आया, मैं तो ये मानता हूं कि आपके कारण नहीं, आप उनके वोटों को काटा। अगर आपको वो लोग वोट नहीं देते तो कांग्रेस को भी नहीं देते, वो बीजेपी को देते। अगर आप नहीं रहता तो कांग्रेस हारी है 14 जगहों पर। हुड्डा साहब के नजदीकी रहे लोग जो काफी संख्या में वोट लाए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बन करके। अब सोचिए, अगर वो लड़ते नहीं तो कांग्रेस को वोट जाता और 14 सीट आती और बीजेपी की 14 सीट घटती, 55 सीट जरूर आता कांग्रेस को। हार वहां है, दो लीडरों के बीच में अंडरस्टैंडिंग पूरी नहीं हो पाई। और बीजेपी लगातार कहते रही कि पार्टी छोड़ेंगी शैलजा और आएंगी बीजेपी के साथ, ये माहौल बनाते रही और शैलजा चुप रही। लास्ट में जाकर के 1 सप्ताह के बाद में कहीं कि ना, ऐसा नहीं होगा,
तो ये कमी है। इन कमियों के कारण जो एक्सपेक्टेशन था लोगों का वो पूरा नहीं हुआ। ये कांग्रेस वर्कर नहीं, मीडिया के लोग जो सीधे आम जनता से पूछताछ करते थे, उसके आधार पे ये पूरे जनमानस में, देश भर के लोगों में ये बात बनी थी कि वहां सरकार बन जाएगी कांग्रेस की, और बनती। लेकिन कारण ये है, आपसी लड़ाई तो एक सबसे प्रमुख कारण है। 31 हजार वोट कांग्रेस के रिबेलियन को आया है, 15 हजार वोट आया है, और कम पर हारी है वहां कांग्रेस। तो कारण वो है, और राहुल गांधी के क्रेडिबिलिटी पर कहीं कोई नहीं आया है। इसलिए कि देखिए, वो हरियाणा जहां 10 वर्षों तक बीजेपी का शासन रहा, और भारत सरकार 10 वर्षों तक बीजेपी की रही, और लाख कोशिश के बावजूद कोर्ट में साबित नहीं कर पाए कि किसी तरह का घोटाला रॉबर्ट वाड्रा ने किया है। अंत में क्लीन चिट मिला कोर्ट से। तो वहां तो ये साबित हुआ है पब्लिक के बीच में, ये नहीं कर पाए हैं राहुल। ये वात्सल जी, राहुल गांधी की जो अपनी क्रेडिबिलिटी है, जो उन्होंने घुमा, जो मुझे लगा कि शायद आप चुप हो जाएंगे, हैं, करते करते थक नहीं रहे हैं, इसलिए मुझे आपको रोकना टोकना पड़ रहा है क्योंकि चर्चा लंबी होती जा रही है। देखिए, दिक्कत यही है, आप जैसे कांग्रेस के सिंपैथाइजर, कांग्रेस के नेताओं का, आगे मैं आ रहा था, आगे मैं उस मुद्दे पर आ रहा था। 8 मिनट बोल चुके हैं, 8 मिनट में अगर आपकी बात पूरी नहीं हुई, आगे मैं उस मुद्दे पर आ रहा था। मिनट मिलता है। डॉक्टर साहब, आपका नंबर आएगा तो आप बोलिएगा, मुद्दे की बात पर आइएगा। आप जो दलीलें दे रहे हैं ना, वो लोगों के गले नहीं उतर रही है डॉक्टर साहब। जो दलीलें हैं वो आपके दिल में है, आपकी बातें हैं। दिक्कत यही है, आप ये समझिए कि जहां आपसे ही मेरी बात हुई थी, लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि आपने चुनाव के दौरान एग्जिट पोल के बाद क्या क्या कहा था। वो सारे लोग, आपकी कई बात उनको पता है कि आपने क्या कहा है, वो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, उन वीडियोस को हमने हटाया नहीं है। दिक्कत यही है, आप लोग ये मानने को तैयार नहीं है। क्या हुड्डा साहब की इमेज या शैलजा जी की इमेज इतनी थी कि राष्ट्रीय स्तर पर उनकी कोई बात होती थी? राष्ट्रीय मीडिया जब बात करता है, देश में जब बात होती है, क्या हुड्डा जी की बात महाराष्ट्र में होगी? क्या हुड्डा जी की बात झारखंड में होगी? अगर कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा का चुनाव जीता होता, आप मुद्दे की ये बात नहीं बता रहे हैं कि अगर जीता होता तो सबसे ज्यादा किस नेता की इमेज बूस्ट होती, किस नेता को जो दूसरे आने वाले चुनाव हैं उसमें फायदा होता, किस नेता की बात सबसे ज्यादा मजबूत होती, और क्या उस नेता का नाम राहुल गांधी है? और अगर है तो क्या हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो झटका लगा है उसकी भरपाई? क्योंकि आज की तारीख में भी महाराष्ट्र में राहुल गांधी उद्धव ठाकरे शरद पवार से क्या बड़े नेता है? मेरा सीधा सवाल है आपसे। झारखंड में क्या कांग्रेस पार्टी जेएमएम से बड़ी पार्टी है? हरियाणा में एक मौका था, जो मौका कांग्रेस ने राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में गंवाया, कर्नाटक और हिमाचल में भुनाया। क्या हरियाणा में वो मौका हाथ से फिसल गया? सवाल ये था। और क्या महाराष्ट्र और झारखंड में भरपाई हो पाएगी? सवाल ये है। अंदर क्या हुआ, बाहर क्या हुआ, उस सब का बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि यमुना का पानी बहुत बह गया है। यमुना नगर से लेके और फरीदाबाद तक यमुना का पानी बहुत बह गया है। अब नई सरकार भी वहां बन चुकी है डॉक्टर साहब। ये वात्सल जी, इलेक्शन है, करोड़ों लोग वोट दे करके किसी को चुनते हैं। एक व्यक्ति विशेष के करने से कुछ नहीं होने वाला है। ये एग्जामिनेशन नहीं है कि वो लिख देंगे कॉपी में और उसका रिजल्ट आएगा। ये करोड़ों लोगों के वोट का असर है। लेकिन अभी जो दिखाई दे रहा है वर्तमान, भविष्य कोई नहीं जानता है, वर्तमान जो है उससे तो ये लगता है कि महाराष्ट्र में भी गठबंधन की सरकार बनेगी। अकेले एक पार्टी की सरकार नहीं, गठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की। और झारखंड में भी अभी जो दिखता है वो इंडिया गठबंधन का बहुमत दिख रहा है। कहीं वैसा नहीं दिख रहा है कि नहीं बनेगा जी। लेकिन अगर अंदरूनी कोई लड़ाई ऐसा हो जाए जिसका असर पड़ जाए तो कहना मुश्किल है। आप उन सवालों का, जिन सवालों को लेकर हमने चर्चा की, आपको रिक्वेस्ट किया, आपको आमंत्रित किया, उन सवालों का आप जवाब दीजिए। राहुल गांधी के क्रेडिबिलिटी पर किसी तरह का असर नहीं पड़ा है। राहुल गांधी के बारे में है
कि ये एकदम ईमानदार आदमी है और मेहनती है, मेहनत कर रहे हैं, जितना उनसे बन रहा है दोनों भाई बहन कर रहे हैं मेहनत, प्रियंका जी भी और राहुल जी भी, और उन्हीं के मेहनत का ज्यादा नतीजा है कि ये रिजल्ट भी आया है, ना तो शायद ये भी नहीं आता। और उसी रिजल्ट के दिन राहुल गांधी को जलेबियां पार्सल की गई, भेजी गई, कुरियर की गई, अलग अलग जो फूड सप्लाई करने वाले एप्स हैं उनके माध्यम से जलेबी की भी चर्चा है जी। वात्सल जी, आलू डालो सोना निकालो का भी चर्चा है। अब ये दुनिया भर जानती है कि ये बात किसने कहा, लेकिन राहुल गांधी पर तो 100 मीडिया वाले लोग हैं, गिरिराज सिंह जैसे लोगों की बात ला करके और चलाते हैं, लगातार थोपते हैं। ये बात नहीं चला रहे हैं अभी, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा और राहुल गांधी जी ने ये कहा कि ये मेरी बातें नहीं है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के वाक्य है। इस चीज को लोग नहीं रखते हैं। जलेबी की फैक्ट्री तो कहा राहुल जी ने, राहुल गांधी जी ने जलेबी के फैक्ट्री के पहले आगे पीछे और क्या कहा, सो कहां सुना रहे हैं? नहीं, वो तो पूरा बयान आप कहेंगे तो हम सुना देंगे अभी। ये ऐसा कुछ नहीं, राहुल गांधी जी को लोग इस तरह से कर देते हैं, जानबूझ करके इमेज बना देते हैं। अब राहुल गांधी जी किसके से लड़ते रहे, कितने लड़े? चलिए, आपने दोनों भाई बहन की बात की, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ, एक आखिरी सवाल। आपने दोनों भाई बहन की बात की, अब बहन भी चुनावी राजनीति में आ रही हैं, प्रियंका गांधी वायनाड से आ रही हैं, 23 तारीख को नॉमिनेशन फाइल करेंगी और बड़ी उम्मीदें हैं। उत्तर प्रदेश से लेके वायनाड तक चर्चा हो रही है प्रियंका गांधी की, और प्रियंका गांधी का एक बड़ा रोल बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में भी जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में, तो ये बताया जाता है कि अखिलेश यादव को साथ लाने में बड़ा रोल रहा है। और कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में जब आप देखते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को बाहर से समर्थन दे रही है, लेकिन प्रियंका गांधी वहां भी नजर आती हैं जब शपथ ग्रहण समारोह होता है सरकार का, और उमर अब्दुल्ला से भी उनके अच्छे संबंध बनाए जाते हैं। तो पैन इंडिया एक कनेक्ट करने का काम कर रही हैं उनके चुनावी राजनीति में आने से, और बड़ी उम्मीदें हैं, थोड़ा जोश आ गया है पार्टी के अंदर, यूपी से लेकर केरल तक और बाकी जगह भी। आप क्या कहेंगे? नहीं, नेचुरल लीडर है प्रियंका गांधी जी, फॉलोइंग भी अच्छी है और मंच से भी बहुत अच्छी लीडर साबित होती हैं, बातें माकूल रखती हैं, विपक्षियों को अपने विपक्षियों को, जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं उनको घेरती हैं, मजबूती से घेरती हैं और वो सभी तरह की दावपेच जानती है। यानी आपको लग रहा है कि उनके आने से कांग्रेस को फायदा होगा? उनके पार्लियामेंट में आने से पार्लियामेंट में भी पार्टी को काफी मजबूत फायदा मिलेगा। और राहुल गांधी जी तो संत हैं, ये उस तरह की बात नहीं कर सकते हैं। संत है, जलेबी की फैक्ट्री लगाने की बात करते हैं, जिसको लेकर विपक्ष उनको घेरने का भी प्रयास करता है, और निश्चित तौर पर गेटअप तो बीच बीच में उनका संत जैसा हो ही जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब ने सीधा जवाब नहीं दिया कि क्या हरियाणा में जो राहुल गांधी ने गंवाया है, कांग्रेस ने गंवाया है, क्या महाराष्ट्र और झारखंड में उसकी भरपाई हो पाएगी? क्योंकि कांग्रेस के लिए बड़ा जरूरी था एक मोमेंटम को बनाए रखने के बाद। 2014 में सरकार हाथ से फिसली थी, मोमेंटम फिसला था, जनता की नब्ज से हाथ जो कांग्रेस का जो बरसों बरस रहा वो फिसल गया था, और 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐसा लगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी एक बार फिर वोटर्स का मन समझने की कोशिश कर रही है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजों ने कहीं ना कहीं झटका दिया। आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या वो महाराष्ट्र में और झारखंड में भरपाई कर पाएंगे, या भारतीय जनता पार्टी जिसे एक बूस्ट मिला है हरियाणा में जीत के बाद, जम्मू में अच्छे प्रदर्शन के बाद, वो महाराष्ट्र और झारखंड में कुछ बेहतर गेन करेगी? और इन सब के बीच में प्रियंका गांधी भी, जिनसे कांग्रेस के लोगों ने बड़ी उम्मीद लगा रखी है, डॉक्टर साहब जो एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, कांग्रेस के सिंपैथाइजर हैं, इन्होंने भी बड़ी उम्मीद लगा रखी है। तो उनके आने से कितना फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा? अगर आप अपनी राय हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी। आप में से कुछ लोगों के कमेंट हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल कैपिटल हेडलाइंस के इस लाइव शो में इतना ही। आपसे कल फिर किसी नए मुद्दे पर चर्चा होगी। डॉक्टर साहब आप आए, आपने शुरुआत में मेरी लंबी भूमिका को सुना, बड़े धैर्य के साथ सुना, बहुत बहुत आपका आभार, और बाद में अपनी बात भी रखी, साफ गोई से रखी, और इसी तरीके से आप अपना सहयोग, स्नेह, आशीर्वाद
और अपने चाहने वाले लोगों को कैपिटल हेडलाइंस के साथ जोड़े रखिए, क्योंकि हमारा नंबर, हमारी संख्या बल आपके दम पर बढ़ रहा है, दिनों दिन बढ़ रहा है, और जितनी हमारी उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। और हम चाहेंगे कि आपकी मोहब्बत और बाकी देखने वालों की मोहब्बत इसी तरह हमारे साथ बनी रहे। नमस्कार।